मानिए और कई सारे भोले भाले ग्रामीणों को एनिमी इन्फॉर्मर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। कौन सी अदालत ने फांसी पर चढ़ाया? इन्होंने जनता अदालत के नाम से एक फारस खड़ा किया, जहां ना कोई वकील है ना कोई जज है, वो स्वयं बैठे हैं, वो स्वयं फैसले करते हैं और फांसी दे देते हैं। इसका जस्टिफिकेशन करते हुए मैंने तो सुना है, मैं आज नाम देना नहीं चाहता वरना यहां से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस देश में संविधान का राज है, फैसला संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा रचित अदालतों में ही हो सकता है। और अगर किसी को अन्याय हो गया तो उसके ऊपर त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ने सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे बातचीत करो, जो कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी है। हथियार डाल दो, मैं आगे बताता हूं कितने लोगों ने डाल दिए और अब पुनर्वसन कर रहे हैं। और मान्यवर, इसका नतीजा यह आया कि 70 से 26 तक यहां ये चलता रहा। कई ऐसे हमले हुए, जहानाबाद का हमला, 1000 आर्म्स नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप को और जेल को कब्जे कर अजय कानू समेत 389 कैदियों को मुक्त करा कर ले गए। आंध्र ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनियोजित विनाश किया। हर ठेके में 20% का जनता ना टैक्स डालते रहे। मान्यवर, 70 ट्रकों में झारखंड में एक साथ आग लगा दी, 11 बोगियों में मालगाड़ी में एक साथ आग लगा दी और वार्षिक वसूली उनकी जनता ना टैक्स की, इनके ही सेक्रेटरी का जो कंप्यूटर मिला है इसके हवाले से कह रहा हूं, 240 करोड़ रुपया थी। मान्यवर, 240 करोड़ रुपया। और इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते, किस तरह से जस्टिफाई करते? मान्यवर, मैं आज ये नक्सलवाद मूल कहां से आया, परंतु हमारे देश के लिए वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि जहां इस प्रकार के साम्यवादी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा का पनपना हो पाए। मान्यवर, मैं 1905 से 1924 रूस में साम्यवादियों ने क्रांति करी। 1914 के युद्ध में रूस की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई और वहां पर भूख, महंगाई, अव्यवस्था और 1905 में खूनी रविवार की घटना ने जनता का विश्वास शासन के प्रति तोड़ दिया और उसने 17 की क्रांति की नींव तैयार की। और मान्यवर, मजबूर होकर निकोलस द्वितीय ने गादी छोड़ दी। वहां पर एक वैक्यूम खड़ा हुआ और वैक्यूम को भरने के लिए वहां पर लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार आई। इसी तरह से चीन में एक अव्यवस्था खड़ी हुई। करोड़ों किसानों गरीबी और भूखमरी से जीवन जी रहे थे और 1921 में कम्युनिस्ट चीनी पार्टी की स्थापना हुई
माओ उनके नेता बने। कम्युनिस्टों और कुओमिंटांग के बीच में जो वहां के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी थे, राजा के वफादार थे, इनके बीच में युद्ध हुआ और 34-35 में एक लॉन्ग मार्च हुई और मान्यवर एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1939 में हुई। अब ये 1939 और 1925 वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रशिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रशिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रशिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ है।